पूछते जो हमसे तुम, जाने क्या क्या हम कहते मगर जाने दे। आदतन तो सोचेंगे, होता यूं तो क्या होता मगर जाने दे। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज फिर से साइंस के टेम्परामेंट को बढ़ाने की मुहिम पे हम निकले हैं। साइंस की ही बात करेंगे, एडिटोरियल कंटिन्यू होगा, डोंट वरी। लेकिन देखिए, सोशल साइंस में हम क्या करते हैं, जो एक समाज को स्टडी करते रहते हैं, समाज की चीज़ें पढ़ते रहते हैं, है ना, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सोशल साइंटिस्ट बनते हैं। बट ऊपरी जो साइंस है, समझ रहे हो, ऊपरी चक्कर, नींबू मिर्ची, जोक सपाट, तो जो साइंस है बेसिकली केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, हम भूल जाते हैं उसको। सोशल साइंस के बंदे को उसको भी पकड़ के लेके चलना है मेरे दोस्त, उसके बिना फ्यूचर नहीं है। ये ट्रुथ है, ये सच है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया बीबीसी पे आज की डेट में, जिसको ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना है जाके पढ़ सकते हैं, मौजूद है। और सेम टाइटल के साथ है, डार्क एनर्जी जस्ट गॉट इवन वियर्डर एंड वाई द यूनिवर्स में एंड इन अ बिग क्रंच। समझेंगे क्या है पूरा माजरा। छोटे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, पहले अवधारणा क्या थी, अब भी है। बड़ा स्कूल जो है, साइंस का बड़ा जत्था जो है साइंटिस्ट का, वो यही मानता है कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है और एक टाइम ऐसा आएगा कि सारी चीज़ें टूट जाएंगी, ठीक है, बिखर जाएंगी, टीयर कर जाएंगी। जस्ट लाइक ये टिश्यू पेपर है, अगर इसको मैं फैलाते जाऊँ तो इस तरीके से, ठीक है, एटम तक टीयर करेगा, टूट जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ये कहना है क्योंकि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, राइट, एंड में। बट कुछ स्टडीज़ हुई हैं, कुछ और बातें, वो कुछ और संकेत दे रही हैं फ्यूचर का, तो उस पर नज़र डालेंगे ही। बट स्टैट्स को समझते चलेंगे कि ये पूरा है क्या, और बहुत अच्छे अच्छे टर्म्स को हम समझेंगे, जैसे कि नेब्यूला, सुपरनोवा, डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, ठीक है, और भी तमाम तरह की चीज़ों को हम समझेंगे। इसको डेवलप करेंगे, थिंकिंग पावर बढ़ाएंगे और समझेंगे नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को। यही तो है आर्टिकल पढ़ने का मज़ा। चलिए समझते हैं। पहला क्या है, व्हाट इज़ डार्क एनर्जी। देखिए, दो चीज़ है, एक चीज़ होती है डार्क मैटर, दूसरी चीज़ होती है डार्क एनर्जी, राइट। डार्क मैटर क्या करता है, जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी जितने भी खगोलीय पिंड हैं, यानी जितने भी तारे, सितारे, गैस, प्लैनेट, एस्टेरॉयड, मीटियोराइट, समझ रहे हैं ना, जितने तरह के ऑब्जेक्ट हैं, सबको होल्ड करता है, सबको एक जगह पकड़ के, यानी थोड़ा ग्रेविटी के फोर्स से ये इन्फ्लुएंस्ड है और एक दूसरे को होल्ड करता है, खींचता है, अपनी ओर पुल करता है। कौन सा? डार्क मैटर। डार्क एनर्जी दूसरा फोर्स है जो एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण जो है यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। क्लियर है? डार्क एनर्जी वैसी फोर्स है जिसके कारण पुश मिल रहा है गैलेक्सीज को, ठीक है, आकाशगंगाओं को, प्लैनेट्स को, जितने भी स्टार्स हैं उनको पुश मिल रहा है, यानी वो एक्सपैंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। करेक्ट? चलिए, वही चीज़ है, डार्क एनर्जी इज अ मिस्टीरियस फोर्स दैट अफेक्ट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, मैंने बता दिया। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1998 वाइल स्टडिंग डिस्टेंट एक्सप्लोडिंग स्टार सुपरनोवा। तो 1998 में डार्क एनर्जी को खोजा गया। और कैसे खोजा गया? जब स्टडी हो रही थी किस चीज़ की? सुपरनोवा की। आप बोलेंगे अब सुपरनोवा क्या बोला है? देखिए, हर तारे का, तारे भी जीते हैं, ठीक है, उनका भी एक लाइफ साइकिल है। समझते हैं? नेब्यूला मतलब जब गैसियस फॉर्म में चीज़ें मौजूद होती हैं, जब गैस होता है हर तरह हर जगह पे, मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, गैस होता है, उसमें काफ़ी एनर्जी होती है, हीट होती है, ऊष्मा होती है, वो सिकुड़ते हैं, सिकुड़ते हैं तो एक स्टार बन जाता है, ठीक है, एक स्टार बनता है। फिर टाइम के साथ दो संभावनाएं होती हैं या तो स्टार सुपर जायंट बनेगा या तो स्टार रेड जायंट बनेगा, ठीक है, दो संभावनाएं होती हैं। ये किस पर डिपेंड करता है? इसके मास पर डिपेंड करता है। और फिर और डीप में जाइएगा, जो चंद्रशेखर लिमिट है 1.4, खैर वो अलग माजरा है, पूरा टॉपिक सेपरेट हो जाएगा, यहीं रहते हैं। किस पर डिपेंड करता है? मास पर डिपेंड करता है, एक तारे का क्या होने वाला है। अगर वो सुपर जायंट बनेगा तो आगे चल के उसमें ब्लास्ट होगा एक टाइम के बाद, और सुपरनोवा, यहाँ वो सुपरनोवा बनेगा, ठीक है। सुपरनोवा फिर बाद में चल के क्या बनेगा? या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, यानी कोलैप्स करके एक बिंदु बन जाएगा, समझ रहे? न्यूट्रॉन स्टार मतलब बिंदु पे बन जाएगा, या फिर
पूरी तरीके से गायब हो जाएगा। इतना ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण पुल होगा कि सब चीज़ें गायब हो जाएंगी और ब्लैक होल बन जाएगा। शॉर्ट में समझा रहा हूँ, डीप में बातें पूरी अलग चली जाएंगी। या फिर दूसरी संभावना क्या है कि रेड जायंट बने, प्लानिटरी निब्यूला बने, वाइट ड्वार्फ बने, वाइट ड्वार्फ कॉलोनी, फिर ब्लैक डॉट। मतलब ये दो संभावनाएं हैं। मेन स्टार से सुपर जायंट से सुपरनोवा होता है। सुपरनोवा क्या है? एक तरह का एक्सप्लोजन है, ब्लास्ट है। और ब्लास्ट होने के बाद क्या बन सकता है? या तो वो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा या तो वो ब्लैक होल बनेगा। इतना तक ही चीज़ों को समझते हैं। ये देखिए, ये नेबुला ब्लास्ट हुआ जब, वही ब्लास्ट को सुपरनोवा कहते हैं। साइंटिस्ट ने फाउंड किया कि भाई एक्सपेंशन स्लो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था आगे बताऊंगा। जब बिग बैंग हुआ उसके बाद एक्सपेंशन स्लो हो जाना चाहिए था टाइम के साथ, ठीक है। लेकिन भाई यूनिवर्स तो फैल रहा है, अब भी फैल रहा है, एक्सपेंशन हो ही रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है, ठीक है। ये क्या माजरा था, इसको समझने का साइंटिस्ट ने प्रयास किया। जैसे स्लो क्यों हो जाना चाहिए था उसको एक बार समझते हैं। मान के चलिए ये सेंटर फ्रेश है मेरे पास। सेंटर फ्रेश को मैंने यूँ उछाला तो ये वापस आया, यूँ उछाला ये वापस आया। वापस क्यों आया? क्योंकि ग्रेविटी ने इसको पुल किया, यानी डार्क मैटर था उसने पुल किया। तो भाई चलिए ठीक है, मैं मानता हूँ एक फोर्स लगा जब बिग बैंग हुआ तो ये बाहर की तरफ पुश हुआ, यूँ पुश हुआ, लेकिन समय के साथ ऊपर गया और एक लिमिट के बाद ये वापस भी तो आ गया। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने अज्यूम किया कि भाई अभी तो चीज़ें फैल रही हैं बिग बैंग के बाद, बट धीरे धीरे वो स्लो डाउन हो जाएंगी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में और फैलना बंद हो जाएगा। बट ऐसा हुआ नहीं। तब जाके उनको बात समझ में आई कि भाई डार्क एनर्जी नाम की भी कोई चीज़ है जो पुश कर रही है चीज़ों को। और डार्क एनर्जी जो है मेरे दोस्तों छोटी नहीं है, लगभग 70% है। पूरे यूनिवर्स का 70% डार्क एनर्जी ही है। डार्क मैटर कितना है? 27%। और बाकी जो स्टार, गैलेक्सी, प्लैनेट, गैस डस्ट, ये वो जितना भी देखते हैं नॉर्मल मैटर, सिर्फ 5% है। आप यहाँ देखो, ये काला काला जो आपको दिख रहा है ये क्या है? काला सिर्फ वो थोड़ी है कि एब्सेंस ऑफ लाइट है, नहीं, यहीं तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर दोनों प्रेजेंट है। और ये जो दिख रहा है ये सिर्फ 5% है मेरे दोस्तों। और बाकी मेजर मतलब 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से चीज़ें बनी हुई हैं। और डार्क एनर्जी और डार्क मैटर इतने सरल एक्सप्लेनेशन देने वाली चीज़ें नहीं है। इस पर रिसर्च अभी भी चल रहा है, अभी भी इस पर बहुत सारी डिबेट्स हैं, राइट। आगे चलते हैं। अर्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स क्या थी? पहले हम कैसे समझते थे, अभी भी समझा जा रहा है, बट चलिए फिर भी देखते हैं कि यूनिवर्स जो है बिग बैंग से शुरू होता है। और यूनिवर्स की अब जो उम्र है 13.8 बिलियन ईयर्स है, यानी 13.8 बिलियन ईयर अगो एक ब्लास्ट हुआ था बिग बैंग। मतलब एक सिंगुलरिटी से, ये सिंगुलरिटी, चलिए एक मिनट, एक बिंदु पे सब कुछ सीमित था, इसमें ब्लास्ट हुआ, चीज़ें फैलने लगी, यूँ फैली। यही एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हुआ, ब्लास्ट हुआ और चीज़ें फैली, और फिर यही गैलेक्सी, तारे, सितारे सब कुछ बने। इनिशियली साइंटिस्ट बिलीव ग्रेविटी वुड स्लो डाउन द एक्सपेंशन। वही मैंने बताया कि भाई ग्रेविटी के प्रभाव में तो चलो ठीक है, एक बार पुश मिला, यूँ पुश मिला तो आगे गई चीज़ें, लेकिन एक टाइम के बाद तो रुक जाना चाहिए, रुक ही नहीं जाना चाहिए, वापस भी आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब डार्क एनर्जी की डिस्कवरी हुई ना, तो ये चीज़ सामने आ गई कि अरे भाई डार्क एनर्जी तो चीज़ों को बाहर ढकेल रही है, रुक तो कुछ रहा ही नहीं, मतलब वापस तो ये चीज़ आ ही नहीं रही। एक एनर्जी इसके पीछे लग गई, इसको ऊपर की ओर ढकेले जा रही है। वो एनर्जी क्या है? डार्क एनर्जी है, ठीक है। कि भाई तेज़ी और तेज़ी से एक्सेलरेट हो रहा है एक्सपेंशन, स्लो डाउन तो छोड़ दो, एक्सेलरेशन मिल गया इस चीज़ को, ऊपर गई और धक्का लग गया और ऊपर चले जा रही है, समझ गए। तो इससे एक थ्योरी निकली बिग रिप की, कि भाई आने वाले समय में क्या होगा? बिग रिप, वही बिग रिप कि फैलते 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 एक टाइम ऐसा आएगा, समझ गए, वेयर एवरीथिंग वुड बी टू सेपरेट अपार्ट, टूट जाएगा। यहाँ तक एटम्स के, परमाणु के भी खंड हो जाएंगे, अणु परमाणु सब के खंड हो जाएंगे, ऐसा टाइम आएगा। बट न्यू ऑब्जर्वेशन दैट काउज कंट्रोवर्सी। अब न्यू ऑब्जर्वेशन में क्या हुआ? मार्च का महीना था इसी साल 2025, एक डेटा आता है टेलीस्कोप से, जिसको हम देसी, वो अपना देसी वाला देसी नहीं, देसी दारू, क्या है? डार्क एनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट। ये देखो, ये चीज़ दिख रही है आपको यहाँ, इसके अंदर ये देखो, ये पूरा मशीन लगा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मशीन, इसी से चीज़ें नोटिस की जाती हैं। इसी को कहते हैं, ये एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है डार्क एनर्जी को मॉनिटर करने के लिए, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? देसी, शॉर्ट में देसी कहते हैं। देसी ने ट्रैक किया कि मिलियन ऑफ गैलेक्सी
डार्क एनर्जी हर जगह कांस्टेंट नहीं है। मतलब डार्क एनर्जी जो है, हम जो समझ रहे थे ना कि एक ही रफ्तार से एक्सपेंशन हो रहा है ना, ये हर जगह कांस्टेंट नहीं है डार्क एनर्जी। कहीं एक्सपेंशन कम हो रहा है, कहीं ज़्यादा हो रहा है, कहीं हो भी नहीं रहा है, ये भी चीज़ पता चली। इसका कंक्लूजन क्या है आगे समझेंगे। दिस सजेस्टेड दैट द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स मे बी चेंजिंग ओवर टाइम, कि भाई शुरू में तो बहुत तेज़ी से एक्सपेंशन हो रहा था, लेकिन अब जो है कुछ दिक्कत आने लगी है। एक्सपेंशन हो रहा है, रुक रहा है, हो रहा है, रुक रहा है, कहीं कहीं नहीं भी हो रहा है। ये चीज़ पता चली। कैसे पता चली आगे समझते हैं। नवंबर का महीना आ गया, यही 2025 वाला। तो एक साउथ कोरियन प्रोफेसर, कॉस्मोलॉजिस्ट प्रोफेसर यांग वुक ली, भाई साहब यहाँ हैं, देखो। इन्होंने फिर से एग्जामिन किया सुपरनोवा के डेटा को और करेक्ट किया ब्राइटनेस ऑफ सुपरनोवा बेस्ड ऑन देयर एज ऑफ होस्ट गैलेक्सी। इसको समझते हैं, ये समझने वाली चीज़ है। देखिए, मान लीजिए ये सुपरनोवा है, ठीक है। सुपरनोवा के बारे में धारणा ये है कि हर जगह जहाँ भी सुपरनोवा होता है, इसकी इंटेंसिटी होती है ना, एक ही जैसी होती है। मतलब ये 100 वाट पे अगर चमकता है तो यहाँ चमके या वहाँ चमके या वहाँ चमके, सब जगह कहीं भी ब्लास्ट हो सुपरनोवा का, किसी भी गैलेक्सी में हो, धरती से कितनी भी दूर हो, इंटेंसिटी जो उसकी है वो मान के चलिए 100 वाट की ही होगी, ऐसा माना जाता था, ठीक है। बट अब इसको चैलेंज कर दिया किसने? प्रोफेसर यंग वुक ली ने, कि नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसी से हम दूरी का अंदाज़ा भी लगाते थे कि कोई चीज़ कितनी दूर है। जैसे कि मान के चलिए ये 100 वाट का बल्ब है, ठीक, 100 वाट का बल्ब है, ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है। ये डिस्टेंस मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से 100 वाट का बल्ब पूरा दिखता है। अगर यही डिस्टेंस 110 किलोमीटर हो जाए तो अब क्या होगा? ऑब्जर्वर को 100 वाट दिखेगा नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया तो अब कितना? 90 वाट का बल्ब। यही डिस्टेंस अगर 120 किलोमीटर हो जाए तो क्या अब कितना लाइट आएगा? 80 वाट का लाइट आएगा। तो इससे साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते थे कि मान लीजिए कहीं ब्लास्ट हुआ सुपरनोवा का, कितनी इंटेंसिटी मान के, वो तो मान के चलते थे 100 है, तो अब लाइट कितनी आई? तो 100 में से मान के चलिए 80 ही लाइट मेरे पास 80 वाट की है। तो हम समझ जाते थे कि हाँ भाई, ये जो गैलेक्सी है, यानी जिस गैलेक्सी में सुपरनोवा का ब्लास्ट हुआ है, वो 120 किलोमीटर दूर है धरती से। बट इसी को चैलेंज कर दिया कि नहीं, ये जो हम मान के चल रहे हैं ना कि भाई सुपरनोवा का ब्लास्ट हर जगह 100 वाट का ही होगा, ये 100 वाट सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ, उनकी यूनिट कुछ और थी, ठीक है, कि 100 वाट का ही होगा और फिर उससे हम दूरी का, ये पूरी धारणा ही गलत है भाई। हर जगह ये जो सुपरनोवा है अलग अलग तरीके से लाइट इमिट करता है, कहीं 100, कहीं 120। अब मान लीजिए हम तो 100 मान के चलते थे, लेकिन मान लीजिए यहीं 90 है और डिस्टेंस मान लीजिए 110 है, तो यहाँ 80 आ गया, हम तो 120 मान लेंगे, बट है असल में 110। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो वो चीज़, तो इन्होंने इस चीज़ को फिगर किया कि नहीं, हर जगह सुपरनोवा की इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो समान नहीं है। और भाई यूनिवर्स जो दूर हो रहा है, पास हो रहा है, वो जो डेटा हम समझ रहे हैं ना सुपरनोवा से, वो भी करेक्ट नहीं है। एक चीज़ और बताता हूँ, हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है। अगर किसी ने वेवलेंथ कहते हैं या स्पेक्ट्रम कहते हैं, मुझे ये चीज़ याद नहीं, बट फिजिक्स में आप पढ़ते होंगे कि जब भी वेवलेंथ जो है वो बढ़ता है तो रेड शिफ्ट करता है, ठीक है। अगर वेवलेंथ बढ़ रहा है, ये दूरी जो है बढ़ रही है, तो रेड शिफ्ट होगा। और अगर दूरी पास पास है, यानी यूं यूं है, तो ब्लू शिफ्ट होता है। कहने का मतलब क्या है, मसलन मैं समझाता हूँ, देखिए। इसी से यूनिवर्स के एक्सपेंशन का अंदाज़ा भी लगाया जाता है, उससे भी और इससे भी। क्या है, चलिए ये बैगनी कलर, चलिए काला ले लेते हैं। देखिए, मान के चलिए अपनी प्यारी धरती, ये कोई सितारा है, ठीक, यहाँ है, तो वेवलेंथ इन दोनों के बीच की लाइट की वेवलेंथ यूँ है, ठीक, ब्लू आ रही है, धरती पे ब्लू आ रही है। अब मान के चलिए क्या हो, दिखा क्या रहा है टेलीस्कोप? ये इधर जा रहा है, सितारा आगे बढ़ता जा रहा है और धरती इधर की ओर घसकते जा रही है। तो अब दूसरे जब कुछ टाइम बाद फिर से ऑब्जर्व किया गया, कई साल बाद, तो ये सितारा यहाँ आ गया, तो अब जो है वेवलेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा तो हल्का रेडिश आ जाएगा ना, ये जो है यूँ आ जाएगा, हल्का रेडिश। ये और सितारा फिर आने वाले टाइम में ये सितारा और दूर चला गया मेरे दोस्तों, तो क्या हुआ, ये वेवलेंथ भाई और बड़ी हो गई और लाल आने लगी। इससे भी अंदाज़ा लगा कि एक्सपेंशन हो रहा है। और डार्क एनर्जी हर जगह सेम बिहेव नहीं कर रही,
क्योंकि भाई सुपरनोवा की लाइट ही सेम नहीं है हर जगह, तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएंगे। तो उन्होंने इसको करेक्ट किया। फिर रिजल्ट क्या आए करेक्शन के बाद कि डार्क एनर्जी हैज़ वीकेंड ओवर टाइम, यानी डार्क एनर्जी जो है समय के साथ परिवर्तित हो रही है, और परिवर्तित ही नहीं कमज़ोर हो रही है। द एक्सेलरेशन ऑफ यूनिवर्स इज स्लोइंग डाउन, और जो एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से बढ़ रहा था, ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा था, वो भी स्लो डाउन हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका बहुत बड़ा मतलब है, अगर ऐसा हो रहा है तो समझिए पूरी चीज़ सॉल्व हो जाएगी, पूरी कॉस्मोलॉजी की थ्योरी पलट जाएगी। आगे देखिए कैसे। व्हाट इज बिग क्रंच? अब बिग क्रंच क्या है समझते हैं। देखिए, इफ डार्क एनर्जी कंटिन्यूज टू वीकन, ग्रेविटी में डोमिनेट अगेन। मैंने आपको बताया था ना डार्क मैटर के बारे में, ग्रेविटी इन्फ्लुएंस फोर्स है। तो मान के चलिए डार्क एनर्जी जो ढकेल रही है वो चीज़ अगर कमज़ोर हो जाए तो क्या डोमिनेट कौन सा करेगी? फिर वापस खींचने वाली, डार्क मैटर वाली, ग्रेविटी वाली। तो जैसे मैं ये चीज़ ढकेलने वाली अगर रुक गई तो चीज़ें वापस कैसे आने लगेंगी? इस प्रकार से, समझ रहे हो? इस प्रकार से तो क्या होगा, जितनी चीज़ें दूर गई हैं ना भाई, जितने गैलेक्सीज फिर से वापस आने लगेंगे सिंगुलरिटी की ओर फिर से। दिस कुड काउज गैलेक्सी स्टॉप मूविंग अपार्ट एंड स्टार्ट कमिंग टुगेदर। मतलब गैलेक्सीज अब जो दूर जा रही थी एक्सेलरेशन से डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में, अब क्या होगा, डार्क मैटर के इन्फ्लुएंस में वापस आने लगेंगी। इधर से भी, इधर से भी, सारे तरफ से, जैसे जहाँ बिग बैंग हुआ था उसी की तरफ धीरे धीरे वापस आने लगेंगे, अगर ये थ्योरी सच है तो। Eventually, the universe could collapse back into itself. This possible end of universe is called Big Crunch. देखिए यहाँ समझिए, यहाँ से ब्लास्ट हुआ मेरे दोस्त, यहाँ बिग बैंग हुआ, नई गैलेक्सीज बनी, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब समझिए मैक्सिमम पे पहुँच गया, इतना होना था इतना हो गया, अब ख़त्म, एक्सपेंशन ख़त्म। जो ऊपर थ्योरी बता रही है एक्सपेंशन ख़त्म, अब वापस फिर से सब चीज़ पास आने लगेंगी। और फिर पास आके क्या होगा, एक टाइम पे ब्लैक होल बनेगा, यानी बहुत ज़्यादा मास का कंसंट्रेशन हो जाएगा। और फिर उस जब अपने मास में ब्लैक होल भी कोलैप्स कर जाएगा तो फिर से एक सिंगुलैरिटी बन जाएगी, और ये सिंगुलैरिटी फिर से एक टाइम के बाद विस्फोट देगी और फिर से बिग बैंग होगा। देन इट्स अ साइकिल, फिर से चीज़ें फैलेंगी और फिर से सिकुड़ेंगी और फिर से चीज़ें फैलेंगी। आप समझ रहे हो? दोबारा समझो, बिग बैंग हुआ, एक्सपेंशन शुरू हुआ, एक्सपेंशन मैक्सिमम पे पहुंचा, यहाँ डार्क एनर्जी का ख़त्म हो गया प्रभाव, अब फिर से वापस चीज़ें वापस आने लगी डार्क मैटर के प्रभाव में। तो जब सारे मास का कंसंट्रेशन, बहुत ज़्यादा मास का कंसंट्रेशन हो जाता है एक सितारे के अंदर, सितारे समझिए, सितारे के अंदर जब बहुत ज़्यादा मास इकट्ठा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ब्लैक होल। इतना मास होता है, यानी उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है कि उससे लाइट भी निकल नहीं पाती। मतलब अगर मैं इसको उछाल रहा हूँ तो ये तो वापस आ जा रहा है, लेकिन अगर मैं एक टॉर्च जलाऊं तो लाइट वापस आती है क्या? नहीं। लेकिन ब्लैक होल में भाई लाइट भी बाहर नहीं जाएगी। तो वही कंसंट्रेशन हुआ, और वो भी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाएगा तो एक सिंगुलैरिटी वापस आ जाएगी, और यही सिंगुलैरिटी क्या थी, जहाँ से बिग बैंग शुरू हुआ था। दैट्स अमेजिंग। इसको कहते हैं बिग क्रंच थ्योरी, और ये प्रूव हो रही है इस चीज़ से। डिस्कवरी इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑल दो मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट क्यों है, फिर भी समझते हैं, इसको पूरा करते हैं। इट चैलेंजेस द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ कॉस्मोलॉजी। वही भाई, ये वाला, इसके खिलाफ ये बात कर रहा है ना। अब तो बात इसकी नहीं हो रही, अब बात हो रही है इसकी बात हो रही है अब, ये सिंगुलैरिटी। इट सजेस्टेड दैट द फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स माइट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी बिलीव। सही बात है, पहले हमने क्या सोचा, लेकिन हुआ क्या? आई एम सॉरी, समझाने के लिए मैं जस्ट अ फन एलिमेंट। तो ये बता रहे हैं, कौन बता रहा है? प्रोफेसर ली ये कह रहे हैं स्टैटिकली ये बहुत स्ट्रांग है। मतलब ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, रिजल्ट स्टैटिक्स पे, मतलब कि रिजल्ट को कंक्लूड करके ही ये बात कही जा रही है, रैंडमली नहीं। अपोजिशन में क्या हो रहा है इसके खिलाफ कि सम एस्ट्रोनॉमर बिलीव द फाइंडिंग्स आर ड्यू टू अनसर्टेन सुपरनोवा डेटा। भाई ये कह रहे हैं कि जो डेटा आ रहा है ना सुपरनोवा की लाइट का, यही गलत है। आप बहुत ज़्यादा ये मत समझो कि लाइट गलत आ रही है तो इसका मतलब है कि जो डार्क मैटर है उसका एक्सपेंशन आड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसके चलते लाइट सुपरनोवा की ऐसी आ रही है। ये नहीं है, मतलब डेटा में ही कुछ प्रॉब्लम है, समझ रहे हैं? ये कह रहे हैं फिर द मेन स्ट्रीम व्यू विल स्टिल सपोर्ट यूनिवर्स एक्सपेंडिंग विद कांस्टेंट डार्क एनर्जी। और अभी भी वही मैंने कहा ना, एक जो जत्था है साइंटिस्ट का मेन स्ट्रीम का, वो अभी भी यही मानता है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यूनिवर्स तो एक्सपेंड ही करेगा और फिर जाके ही होगा, नहीं होगा। आई एम सॉरी गाइस। चलिए
अभी क्या है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, साइंटिस्ट आर डिवाइडेड ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, मतलब कुछ साइंटिस्ट सपोर्ट कर रहे हैं इस बात को, कुछ अगेंस्ट में है। मल्टीपल टीम हैव रीचेक द रिजल्ट, द सिग्नल्स आर वीक बट नॉट फुली डिसमिस, मतलब ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भाई जो लाइट की इंटेंसिटी है वो एकदम कांस्टेंट नहीं चल रही है। इसका मतलब है कि एक्सपेंशन उस रफ्तार से नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी जो 110 पे है, अगर सेम रफ्तार से एक्सलेशन से एक्सपेंशन हो रहा है 10 पे है, तो मान लीजिए 10 मिनट बाद वो 20 पे आता है, तो फिर 20 मिनट बाद 30 पे आएगा। बट हम देख रहे हैं कि 20 मिनट बाद अब 25 पे ही पहुंचा है। इसका मतलब है ना कि एक्सेलरेशन का जो पुश मिल रहा है उसमें कोई दिक्कत हो रही है, तभी तो वो लाइट इस तरीके से शो कर रही है। तो ये चीज़ है, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ रिसर्च पेपर आर डिबेटिंग द इशू, अभी भी डिबेट चल रहा है। मोर डेटा इज नीडेड बिफोर द फाइनल कंक्लूजन, सही बात है, अभी जब तक बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं हो जाता बहुत ज़्यादा, तो फाइनल कंक्लूजन देना मुश्किल है, अभी और रिसर्च की इसके ऊपर ज़रूरत है। बट कंक्लूजन क्या है, डार्क एनर्जी रिमेन द बिगेस्ट मिस्ट्री इन द मॉडर्न साइंस, सही बात है, मैंने आपको बता दिया। इट में डिसाइड वेदर द यूनिवर्स एंड, यानी यूनिवर्स का खात्मा कैसे होगा, बिग रिप से होगा। फिर से करूँगा मैं, फिर से करूँगा ये चीज़, बिग रिप से होगा या बिग क्रंच से होगा, और कंटिन्यूस, या फिर हमेशा ऐसे तरह से बढ़ते रहेगा, कोई एंड होगा ही नहीं। ऑन गोइंग डिबेट इज़ हेल्दी साइन ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस, बिल्कुल साइंटिफिक प्रोग्रेस में डिबेट होना चाहिए, नई नई रिसर्चेज होनी चाहिए, तभी तो कुछ कंक्लूजन आएगा, बाकी बोल के अगर ठंडे बैठ गए तो क्या फ़ायदा है भाई। अंडरस्टैंडिंग डार्क एनर्जी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द बिगिनिंग एंड द एंड ऑफ द यूनिवर्स, डार्क एनर्जी को जो समझते हैं अगर उसको समझने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड एंड ऑफ द यूनिवर्स का पता चलेगा। यही था आज का बीबीसी का पूरा आर्टिकल। आई होप आपको चीज़ें समझ में आएंगी, कुछ जानने को मिला होगा, थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप किया होगा आपके भाई ने, ऑल दो आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं, मैं या कोई, या खुद आइंस्टाइन वो भी नहीं है। बस बात इतनी है कि इसको दौड़ाया कितना किसने, इसको जितना दौड़ाओगे ये उतना दौड़ेगा, घोड़ा तो सबके पास है भाई। चलिए, यही था आज का पूरा लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें पसंद आई होंगी, पसंद आई होंगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मैं और इस तरीके की वीडियोस लाता रहूँगा और आपको हंसाता रहूँगा और नई नई चीज़ों से अवेयर करता रहूँगा। याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज़ है परसेप्शन, सबसे बड़ा चीज़ है नॉलेज, सबसे बड़ा चीज़ है व्यू एंगल। यह पंखा अगर घूम रहा है, सबको घूमता हुआ दिखे, अगर आपको पता चले कि सर्कुलर मोशन कर रहा है एक परपेंडिकुलर एंगल पे एक्सेलरेशन के चलते, ये है आपका परसेप्शन, और यही बिल्ड करता है ये आर्टिकल, ये अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, शशांक सिंह, गुड नाइट।